हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार एक परिचय बुक, जो कि इम्तियाज़ अहमद और रजनीश कुमार के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये बुक बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। बिहार के ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में इस बुक से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये लेटेस्ट एडिशन है 2023 का। इसकी विषय सूची की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट में हमें पढ़ना है बिहार का इतिहास एवं संस्कृति। इसी में प्राचीन इतिहास एंड मध्यकालीन इतिहास दोनों हैं, बट आज हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ प्राचीन इतिहास के बारे में। नेक्स्ट कल हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास के बारे में। इसी तरह से हम लोग इस पूरे बुक को ख़त्म कर लेंगे। शुरू करते हैं। राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं चंद्रशेखर। मिथिला राजा के मंत्री चंदेश्वर ने अपनी रचना राजनीति रत्नाकर में राज के ब्रह्म नीति का आधार मंडल सिद्धांत बताया है। यह भी षाड्गुण्य सिद्धांत और साम दाम भेद और दंड के उपायों के प्रयोग का परामर्श देता है। ठीक है, तो राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं चंद्रशेखर। नेक्स्ट, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। नेक्स्ट, उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं मौली कवि। नेक्स्ट, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उपयुक्त सभी से, यानी पाटलिपुत्र से, बराबर से, राजगृह से। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है मनेर तामपत्र से। बिहार के किस तुर्क राजवंश को अभिलेख प्राप्त हुए हैं? बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तुगलक वंश राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं बिहार में। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसातीनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसातीनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तिरहुत। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है उपयुक्त सभी, यानी फाहियान, इत्शिंग एंड युआनच्वांग। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री है। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री है मुल्ला तकिया। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया है? निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया है? तो फ्रांसॉय बर्निए। और कौन आया है? तो मैनरिक, जॉन मार्शल एंड पीटर मुंडी। ये तीनों यूरोपीय यात्री हैं जो कि बिहार आए हैं। नेक्स्ट है, बहारिस्तान गैबी किसकी रचना है? बहारिस्तान गैबी किसकी रचना है? मिर्जा नाथन। प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत हैं, ये सभी मुख्य स्रोत हैं भगवानवेश, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के एंड धार्मिक ग्रंथ। ये सभी जो हैं वो प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं। प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं उपयुक्त सभी, यानी भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत एंड धार्मिक ग्रंथ। फॉसिल्स जो हमें मिले हैं, फिर जो बहुत सारे फॉरेन यात्री जो आए हैं, फॉरेन ट्रेवलर्स जो आए हैं, उनसे भी पता चलता है। एंड रिलीजियस ग्रंथ से भी पता चलता है। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं तो लौरिया अरेराज से, लौरिया नंदनगढ़ से एंड सहसराम से एंड रामपूर्व से। तो ऑप्शन थर्ड इज़ राइट आंसर। अशोक का लघु शिलालेख फर्स्ट प्राप्त हुआ है सहसराम से। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है संस्कृत एंड प्राकृत। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है ब्रह्मी लिपि। मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है? मुल्ला बहबहानी। मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है? मुल्ला बहबहानी। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है उपयुक्त सभी, कीर्तिलता, कीर्ति पताका एंड वर्ण रत्नाकर। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है कीर्तिलता,
कीर्ति पताका एंड वर्ण रत्नाकर। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं तो चिरांद छपरा से एंड चेचर वैशाली एवं सोनपुर से एंड मनेर से। बिहार के नवादा जिले के अप्सर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है तो परवर्ती गुप्त वंश। बिहार के नवादा जिले के अप्सर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है परवर्ती गुप्त वंश। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देव वर्णाक का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मंदार बांका से प्राप्त लेखों से जानकारी मिलती है परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। देव वर्णाक के अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। तो बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देव वर्णाक का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मंदार बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी हमें किस वंश के बारे में मिलती है तो परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। नेक्स्ट है पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है उपयुक्त सभी से, यानी देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्रा अभिलेख से एंड महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से। नेक्स्ट है बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है अथर्ववेद। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद में ही बिहार के सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत मिले हैं। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय से। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय से। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है पाल काल का बौद्ध विहार। बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीघ निकाय से जानकारी मिलती है उपयुक्त ए एंड बी दोनों के बारे में, यानी मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में एंड मौर्यकालीन बिहार के बारे में। नेक्स्ट है बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज कराने वाला पुरातत्ववेत्ता थे कनिंघम। कनिंघम इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। तो बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खननकर्ता किसे माना गया है तो कनिंघम। नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया कनिंघम। नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया कनिंघम। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की उपयुक्त सभी केसरिया स्तूप जो कि चंपारण में है, लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ एंड बसार के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल। नेक्स्ट है विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, ये कहाँ वर्णित है। विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है तो यह वर्णित है बृहदारण्यक उपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद में। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है, इनमें से कोई भी नहीं क्योंकि वो लिपि है ब्रह्मी लिपि। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषीय अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषीय अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है शेर शाह। नेक्स्ट है वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं तो अकबर था। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं। दीघ निकाय। शियर उल मुताखरीन की रचना किसने की। शियर उल मुताखरीन की रचना किसने की। गुलाम हुसैन तबतबाई। कालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों को सही सुमेलित करें तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर बी। तो इसमें हम लोग रचना और उसके रचनाकार देखेंगे। रियाज उस सलातीन। रियाज उस सलातीन गुलाम हुसैन सलीम के द्वारा लिखी गई थी।
तारीख़ शेर शाही रिटन बाय अब्बास सरवानी एंड वाक़ियात मुश्ताकी रिजकुल्ला के द्वारा लिखी गई थी। अफ़सानाए शाह शेख कबीर के द्वारा एंड बसातिनुल उन्श इख्तिसान देहलवी। नेक्स्ट है मुल्ला बहबहानी यात्री थे ईरान के। मुल्ला बहबहानी के यात्री वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत है। आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत है उपयुक्त सभी फ्रांसीसी बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट गैजेटर, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट एंड फोर्ट विलियम इंडिया हाउस करस्पॉन्डेंस सीरीज़। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियाँ। अवसर नवादा से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है रामायण के। भग्नावशेष मतलब फॉसिल्स। अवसर नवादा से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इनके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है रामायण के। अब हम लोग देखेंगे पूर्व ऐतिहासिक बिहार। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है अनुमानतः अप्रॉक्स 40,000 ईसा पूर्व। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुए हैं कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपी एंड मृद भांड। बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मुंगेर एवं नालंदा से। बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? पूर्व प्रस्तर युग। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं मुंगेर से। बिहार में चिरांद सारण एवं चेचर वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? नव प्रस्तर युग। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो उपयुक्त सभी चिरांद सारण से, चेचर वैशाली से एंड सोनपुर एवं मनेर से। अब हम लोग देखेंगे ऐतिहासिक काल का आरंभ। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः उत्तर वैदिक काल में लगभग 800 ईसा पूर्व में। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था लोहे का उपयोग। श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन से थे? श्रुति एवं किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन से थे? मगध तथा विदेह एंड अंग एवं लिच्छवी। ये 4 राज्य मुख्य थे, मगध तथा विदेह एंड अंग एवं लिच्छवी। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। विदेह की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यवर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? मगध। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था विदेह। विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। यह राज्य व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? मगध राज्य के लोगों के लिए किया गया है। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो विदेह। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? विदेह।
बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण के से मिलती है। अब हम लोग देखेंगे महाजनपद। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित थी? टोटल 3 महाजनपद बिहार के क्षेत्रों में स्थित थी। निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो वत्स। निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? वत्स। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो भागलपुर एवं मुंगेर में अंग महाजनपद स्थित था। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? मगध में सम्मिलित था। मगध महाजनपद की राजधानी थी राजगीर। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी अलग करती थी? चंपा नदी। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? वज्जी। वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं थी? वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं थी? चेदी। वज्जी संघ की राजधानी थी वैशाली। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी एंड लिच्छवी की राजधानी भी वैशाली थी। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? वज्जी। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी राजगृह थी, उसी को गिरिव्रज भी कहा जाता है। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था अंग। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था अंग। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी। अब हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में स्थित है? महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वैशाली। महावीर स्वामी का जन्म वर्ष आमतौर पर 540 ईसा पूर्व माना जाता है। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था वज्जी संघ से। सिद्धार्थ वज्जी संघ के एक गणराज्य कुंडग्राम के गात्रिक क्षत्रिय के प्रमुख थे। महावीर स्वामी की माता त्रिशला विदेहदत्ता राजकुमारी थी लिच्छवी की। महावीर स्वामी की माता त्रिशला विदेहदत्ता राजकुमारी थी लिच्छवी की। त्रिशला लिच्छवी प्रमुख चेतक की बहन थी। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था पावापुरी में। पावापुरी बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य। फर्स्ट जैनिज्म काउंसिल का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। नेक्स्ट है प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने। प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुए जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ। ठीक है। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसु पूज्य की जन्मस्थली थी चंपा में। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसु पूज्य की जन्मस्थली कहाँ थी? चंपा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म।
तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे वैशाली के समीप अलार कलार के आश्रम। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे? वैशाली के समीप अलार कलार के आश्रम। गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले? गौतम बुद्ध को कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण कहाँ मिले? तो बोध गया, उरुवेला बोध गया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? निरंजना नदी के किनारे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन से कार्य हुए? राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन से कार्य हुए? बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन लगभग 483 ईसा पूर्व में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ। इनमें किए गए कार्य क्या थे? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ। इनमें किए गए कार्य क्या थे? बौद्ध धर्म को 2 भागों स्थावीर और महासंघिका के रूप में अलग कर दिया गया, विभाजन किया गया। गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले? गौतम बुद्ध को कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण कहाँ मिले? तो बोध गया, उरुवेला बोध गया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? निरंजना नदी के किनारे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन से कार्य हुए? राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन से कार्य हुए? बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन लगभग 483 ईसा पूर्व में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ। इनमें किए गए कार्य क्या थे? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ। इनमें किए गए कार्य क्या थे? बौद्ध धर्म को 2 भागों स्थावीर और महासंघिका के रूप में अलग कर दिया गया, विभाजन किया गया। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इसमें कौन से कार्य किए गए? तो इसमें कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधाम पिटक का संकलन हुआ। निम्नलिखित में किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा? उपयुक्त सभी। बोध गया, राजगीर एंड वैशाली, इन तीनों से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी। उनमें सम्मिलित थी उपयुक्त सभी, बाढ़, अग्नि एंड आंतरिक कलह। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था नालंदा में। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था नालंदा में। पढ़ेंगे मगध साम्राज्य का उत्थान। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मगध को। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी राजगीर या गिरिव्रज। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ राजवंश जरासंध के पिता बृहद्रथ से आरंभ होता है। मगध जनपद का संस्थापक था बृहद्रथ तथा जरासंध। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक रहा। बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? हर्यक वंश के थे। बिंबिसार को श्रेनिक तथा अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र था।
बिंबिसार को श्रेनिक तथा अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ बिंबिसार के शासनकाल से। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? उपयुक्त सभी से कौशल देवी, चेलना एंड खेमा। बिंबिसार की टोटल 3 वाइफ थी, कौशल देवी, चेलना एंड खेमा। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? अंग। हर्यंक वंश का दूसरा शासक था अजातशत्रु। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी? राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी? अजातशत्रु ने। वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था। वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था अजातशत्रु। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? वैशाली की। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? वैशाली से थी। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ, मुशल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? तो लिच्छवी। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ, मुसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का उपयोग किया था? तो लिच्छवी के साथ युद्ध में प्रथम बार यूज़ किया था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? उदायीन ने। अजातशत्रु के बाद उदायीन मगध की गद्दी पर बैठा था। इसे उदयभद्र भी कहा गया है। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बताया? किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बताया? उदायीन ने। हर्यंक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदश्क। हर्यंक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदश्क। हर्यंक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? हर्यंक वंश के बाद मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? शिशुनाग वंश की। शिशुनाग वंश के संस्थापक थे शिशुनाग। सर्वप्रथम मगध को किस शासक ने गिरिव्रज यानी राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? शिशुनाग ने। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब वे मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? तो कालाशोक ने। कालाशोक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी शबा कमीर ने। नंद वंश का संस्थापक था नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। झा एवं श्रीमाली की पुस्तक प्राचीन भारत में नंद वंश का संस्थापक महानंदिन को बताया गया है। मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्व क्षत्रांतक, एक क्षत्र और एक राट कहा गया है? महापद्मानंद को। मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्व क्षत्रांतक एवं एक क्षत्र और एक राट कहा गया है? तो महापद्मानंद। यह नंद वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था। नेक्स्ट है, नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु। इसके आयोजन लगभग 483 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह या गिरिव्रज में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता चेयरमैन कौन था? महाकश्यप। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था महापद्मनंद ने। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था महापद्मानंद ने। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के कंटेम्प्ररी था, समकालीन था?
तो धनानंद। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक धनानंद था। निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया था। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? तो वैशाली के वजियों के मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में वैशाली के वजियों के शासक के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? अब हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? तो चाणक्य इज ऑल्सो नोन एज विष्णुगुप्त। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई 320 ईसा पूर्व में। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन हुआ था 315 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था सेल्यूकस निकेटर। किस शासक के शासनकाल में के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चाणक्य। किसके मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? यूनानियों को। किससे मुक्त दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? यूनानियों से। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है इंडिका। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य। कौटिल्य का अदर नाम जो है वो चाणक्य एवं विष्णुगुप्त भी है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। एंड कौटिल्य इज ऑल्सो नोन एज चाणक्य एंड विष्णुगुप्त। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत से मिलता है? मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना बिंदुसार। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था? किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था? तो बिंदुसार के दरबार में। पिंगल वत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह महान राजा बनेगा। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है शिलालेख 13 से। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? मोगली पुत्र टिष्य ने। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? मोगली पुत्र टिष्य ने। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ? 251 ईसा पूर्व में। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की? किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की? अशोक ने। किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति की घोषणा की थी? कलिंग युद्ध के बाद। अशोक का धर्म था नैतिक आचार संहिता। अशोक का धर्म क्या था? नैतिक आचार संहिता। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था?
मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? पाटलिपुत्र में। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? बोध गया। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? तो 10वें वर्ष में। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? 10वें वर्ष में। अशोक ने स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई थी? अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई थी? चंपारण जिले से। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं हैं। इनमें से कौन बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं हैं? तो रुमिनदेई जो हैं वो अशोक के अभिलेख नहीं हैं। लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ एंड रामपूर्व, ये तीनों अशोक के स्तंभ लेख हैं, लेकिन रुमिनदेई नहीं है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, जिनमें से एक प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद किया था कुम्हरार पटना में। कुम्हरार से 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष मिला है। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इनकी शान शौकत का मुकाबला न तो शूशा और न एक बेतना कर सकते हैं? ये कहा है एरियन ने। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है? तो फाहियान ने। किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? अशोक ने। ये 4 गुफा थे सुदामा, विश्व झोपड़ी, चौपार तथा कर्ण। गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था दशरथ ने। दशरथ अशोक का पुत्र था। इसने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें गोपी गुफा भी सम्मिलित थी। मौर्यकालीन चामरग्राहिनी यक्षी प्राप्त हुई है। मौर्यकालीन चामरग्राहिनी यक्षी प्राप्त हुई है दीदारगंज पटना में। बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? लोहानीपुर पटना से। लोहानीपुर पटना से। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है मेगास्थनीज ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने डियानीसियस नामक राजपूत को पाटलिपुत्र भेजा था? किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय ने डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? बिंदुसार के शासनकाल में डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था? किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था? तो स्ट्रैबो के अनुसार। यूनानी दूत डिमोल्किस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ? बिंदुसार के दरबार में।
केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका था? मेगास्थनीज का। मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? उपयुक्त सभी। मौर्य प्रशासन के संबंध में उपयुक्त सभी कथन सही है, जिसमें है यह केंद्रीयकृत था, करों का बोझ अधिक था एंड प्रशासन तंत्र कठोर था। अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? उपयुक्त सभी। उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए एंड उसने प्रजाहित और कल्याण के उपाय किए। देव नाम प्रिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? देव नाम प्रिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? अशोक ने। धम्म महामात के कार्य थे। धम्म महामात के कार्य थे। उपयुक्त सभी। धम्म नीति या क्रियान्वयन, लोगों के बीच दान विवरण, जन कल्याण के उपाय। मौर्यकालीन प्रशासन के राजूक के कार्य थे। मौर्यकालीन प्रशासन के राजूक के कार्य थे। उपयुक्त सभी। न्यायिक, ग्रामीण प्रशासन एंड राजस्व का विभाग। मौर्यकालीन विद्वानों में किन का नाम आता है? मौर्यकालीन विद्वानों में किनका नाम आता है? कौटिल्य का, पाणिनि का एंड उपावर्ष का। इन तीनों का नाम आता है। मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण हैं बी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो पाटलिपुत्र स्थित राजप्रासाद के अवशेष, दीदारगंज की यक्षी एंड बराबर की गुफाएं मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण हैं। अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है। अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है उपयुक्त सभी से। द्वितीय स्तंभ लेख से, 7वें स्तंभ शिलालेख से एंड द्वादश शिलालेख से। अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? 9वें शिलालेख में। 9वें शिलालेख में किया गया है। मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? आर्थिक संकट। मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? आर्थिक संकट। एंड कौन सा शामिल है? तो विदेशी आक्रमण, अयोग्य शासक एंड प्रांतीय विद्रोह। अब हम लोग देखेंगे मौर्योत्तर बिहार। मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? मौर्य साम्राज्य के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? शुंग वंश का। शुंग वंश का शासनकाल 185 ईस्वी से 75 ईसा पूर्व तक रहा। शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र का शासनकाल रहा 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व तक। किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुकुट राम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धरण तथा बौद्धों के साथ उत्पीड़क और आक्रामक व्यवहार किया। पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन में हुआ? पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय हुआ? शुंग वंश के शासन के समय हुआ। पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था 185 ईसा पूर्व में। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया गया। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया गया पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? कण्व वंश का। कण्व वंश का। कण्व वंश का शासन 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक रहा। कण्व वंश का संस्थापक था वसुदेव। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूमि की हत्या कर वसुदेव ने मगध में कण्व वंश की नींव डाली। कण्व वंश की सत्ता समाप्त की आंध्र सातवाहनों ने। कण्व वंश की सत्ता समाप्त की आंध्र सातवाहनों ने।
कण्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? कण्व वंश के बाद पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? मित्र वंश। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से मिले हैं? शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से मिले हैं? बोधगया से। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? तो अश्वघोष। कनिष्क पाटलिपुत्र के राजा को बुरी तरह परास्त किया था। हर्जाने के रूप में वह यहाँ से अश्वघोष बुद्ध का भिक्षा पात्र तथा अद्भुत मुर्गा ले गया था। मगध पर शासन करने वाला राजवंश का सही क्रम है। मगध पर शासन करने वाला राजवंश का सही क्रम है हर्यंक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग एंड कण्व। हर्यंक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग एंड कण्व। शुंग वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। कण्व वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। शुंग वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र एंड कण्व वंश की भी राजधानी थी पाटलिपुत्र। कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में। पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था। कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? अंग एवं मगध से। कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा। कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा लिच्छवियों का। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक था। सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक था कनिष्क। अब हम लोग पढ़ेंगे गुप्तकालीन बिहार। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था 320 ईस्वी। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी पाटलिपुत्र में। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत का भी प्रचलन किया था। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा? तो समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी पाटलिपुत्र। किस शासक से श्रीलंका के राजा मेधवमर्ण ने में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? समुद्रगुप्त से। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक थे कुमारगुप्त। बोधगया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई। बोधगया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई गुप्त काल में। चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो 3 साल तक। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत भ्रमण पर आया था। इसका उद्देश्य था बौद्ध पांडुलिपियां प्राप्त करना। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? पाटलिपुत्र से।
गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई थी? गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई थी? शाहाबाद में। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल मूर्ति प्राप्त हुई है सुल्तानगंज में। राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे गए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों का चित्र है। यह किस काल के हैं? गुप्त काल के। राजगृह में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है? गुप्त काल में। तीर भुक्ति आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल था गोविंद गुप्त। गोविंद गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र है। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। तो फाहियान ने। गुप्त संवत का आरंभ हुआ था। गुप्त संवत का आरंभ हुआ था 320 ईस्वी में। निम्नलिखित शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की? सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की? चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य ने। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? हरिसेन। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए? किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए? समुद्रगुप्त ने। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? समुद्रगुप्त की। गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? तो होगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हुनों के आक्रमण, प्रशासन का सामंतिक स्वरूप एंड कमजोर शासक। मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ? मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ? नरसिंह गुप्त के समय में हुआ। गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इसमें योगदान करने वाले विद्वान थे वराहमिहिर, आर्यभट्ट एंड ब्रह्मगुप्त। गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इसमें योगदान देने वाले विद्वान कौन थे? वराहमिहिर, आर्यभट्ट एंड ब्रह्मगुप्त। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मगध के परवर्ती गुप्त शासकों के बारे में। तो मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक था। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक था कृष्णगुप्त। कृष्णगुप्त का शासनकाल लगभग 510 से 525 ईस्वी तक रहा। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया? कुमारगुप्त द्वितीय ने। मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था? मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था? दामोदर गुप्त। हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? माधव गुप्त को। हर्षवर्धन के मृत्युपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था आदित्य सेन ने। बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई थी। प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल की सेनाओं ने बिहार पर आक्रमण किया था। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो आदित्य सेन ने। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था जीवित गुप्त सेकंड। कन्नौज के शासक ने जीवित गुप्त सेकंड की हत्या कर इस वंश का अंत कर दिया था। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है? कृष्णगुप्त को।
नेक्स्ट है मगध के परवर्ती गुप्त शासक और उसके उपाधियों को सम्मिलित कीजिए। अब हम लोग देखेंगे शासक और उन्हें जो उपाधि दी गई। तो फर्स्ट है हर्षगुप्त। हर्षगुप्त को उपाधि दी गई वीर योद्धा का। एंड सेकंड है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त को उपाधि दी गई महाराज धीराज का। एंड थर्ड है जीवित गुप्त। जीवित गुप्त को उपाधि दी गई राजाओं में शीरमौर। एंड आदित्य सेन। आदित्य सेन को उपाधि दी गई परम भट्टारक महाराज धीराज का। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था। जीवित गुप्त के बारे में हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक था आदित्य सेन। मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुएन से भारत की यात्रा की। तो आदित्य सेन की शासनकाल में। मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम है कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, जीवित गुप्त। पहला है कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, जीवित गुप्त, कुमारगुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, देवगुप्त, माधवगुप्त एंड आदित्य सेन। अब हम लोग पढ़ेंगे गुप्तोत्तर युग और बिहार। चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण किया लगभग। चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण किया लगभग 673 ईस्वी में। हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय था। तो नालंदा। हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय था। नालंदा। चीनी यात्री हेन स्वांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। चीनी यात्री हेन स्वांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय में। हेन स्वांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में 635 से 640 यानी 5 वर्षों तक अध्ययन किया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हेन स्वांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष में की थी। तो सन 635 ईस्वी में। बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था। बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था शशांक। शशांक बंगाल का शासक था जो क्रूर एवं धर्मांध था। अब हम लोग पढ़ेंगे पालकालीन बिहार। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। तो बिहार में अवस्थित है। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। गोपाल का शासनकाल 750 से 770 ईस्वी तक रहा। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का संस्थापक था धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था धर्मपाल। धर्मपाल का शासनकाल 770 से 810 तक रहा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था। तो पाल वंश के शासक ने। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था। भागलपुर। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक था हर्ष धर्मपाल एवं देवपाल। मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक था देवपाल। पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया। पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया। तो महायान। किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था। किस शासक के शासनकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था। तो देवपाल के शासनकाल में। इसके लिए देवपाल ने 5 गांव दान के रूप में दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांवों को दान में दिया। धर्मपाल ने। किस शासक ने उदंतपुरी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था। गोपाल ने। किस काल में कांसे की मूर्तियों की निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था। किस काल में कांसे की मूर्तियों की निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था। तो पाल युग। बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्तियों का निर्माण की इस शैली में निर्णायक देन थी धीमन एवं विठपाल की।
पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं विट्ठपाल कहाँ के निवासी थे? तो नालंदा के निवासी थे। धीमन का पुत्र विट्ठपाल था। पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली है, इसका साक्ष्य मिलता है। पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली है, इसका साक्ष्य मिलता है नालंदा एवं क्रुकीहार गया से। पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं विट्ठपाल समकालीन थे धर्मपाल एवं देवपाल के। चित्रित पांडुलिपि अष्ट सहस्राक्षरिक प्रज्ञापरमित और पंचरक्ष किस युग के हैं? तो ये पाल युग के हैं। पालकालीन चित्रकला का भी चित्रित रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? नालंदा से। पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे पाटलिपुत्र से। पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था मगध को। देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहाँ विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था? तो नालंदा में। अब हम लोग पढ़ेंगे मिथिला के कर्नाट शासक के बारे में। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय 1097 से 98 में किसके शासनकाल में हुआ? तो रामपाल के शासनकाल में। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का संस्थापक था नन्यदेव। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी सिमरावगढ़। कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ 1378 ईस्वी तक। बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? कर्नाट शासक के समय में। तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत आया था 1234 ईस्वी में। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासन था? बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासन था? तो नरसिंह देव का। तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री था बी एवं सी, यानी धर्मास्वामीन एंड मुल्ला तकिया। धर्मास्वामीन एंड मुल्ला तकिया। तुगरिल तुगन के अभियान के समय कर्नाट राज्य का शासक था। तुगरिल तुगन के अभियान के समय कर्नाट राज्य का शासक था राम सिंह देव। कर्नाट शासकों में कौन सा एक महान समाज सुधारक था? कर्नाट शासकों में कौन सा एक महान समाज सुधारक था? हरि सिंह देव महान समाज सुधारक था। पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुआ? पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुआ? तो श्री हरि सिंह देव के शासनकाल में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ये है पार्ट 1। अब हम लोग मध्यकालीन बिहार पार्ट 2 में पढ़ेंगे और ऐसे ही हम लोग कोशिश करेंगे 2 वीक के अंदर ये पूरा बिहार एक परिचय बुक जो है इसे कंप्लीट कर लिया जाए। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।